स्टार्ट करते हैं टैंक डिजाइनिंग। जो कि फिक्स्ड है और फ्लोटिंग टाइप्स। सही, फ्लोटिंग रूफ टाइप जो है वो दो टाइप्स की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये जो एपीआई है इसमें मैक्सिमम प्रेशर की जो लिमिट है वो 2.5 psi। ठीक है, अगर इन केस आप 2.5 से ऊपर की चीज डिजाइन करेंगे तो एपीआई 650 उसमें फेल करती है। ये लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, उसके लिए दूसरे कोर्स से अच्छा, अब जो टैंक है दो तरीके की टैंक होता है, एक साइड फैब्रिकेटेड और एक शॉप फैब्रिकेटेड। जो साइड फैब्रिकेटेड है वो 650 से डिजाइन किया जाता है, और जो शॉप फैब्रिकेटेड है वो एपीआई 12F के थ्रू होता है। अब इसके कंपोनेंट्स पे आए हैं। शेल, जो कि इसका मिडिल हिस्सा होता है। बॉटम, रूफ, ये जो इसकी प्रिलिमिनरी है। इसके बाद होते हैं इसके स्टेयर रूम, स्पाइरल, एंड सेकंड वन वर्टिकल। वर्टिकल का आई गेस दूसरा नाम मंकी लेडर भी है। ठीक है, पाइप है, रेलिंग्स, एक्सेट्रा, और बहुत से हैं। ठीक है, एज सून जब हम इसको प्रोसीड करेंगे लेक्चर में तो उसमें एक एक चीज डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं शेल। ठीक है, अब मैंने इसका शेल का फ्रंट व्यू बना दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं करेंगे कि 9 मीटर का लेट से टैंक की हाइट है तो हम एक ही शीट 9 मीटर की विद वो हम यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसके पार्ट्स बनाते हैं। तो अब जो ये पार्ट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कोर्सेज, C1, C2, C3 एंड C4। लेट से चार कोर्सेज है किसी इसमें। ये प्लेट्स होती हैं। लेट से P1 की दो है, P2 की एक है, फिर P3, लाइकवाइज ये P3, P4, ठीक है, लेट से ये सारे ये प्लेट्स हैं। ठीक है, अब एक आपने चीज पढ़ी होगी कि अगर लेट से हमारे पास एक टैंक है और ये जो है फिल है पूरे लिक्विड से, तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर होगा एट द बॉटम। ठीक है, और मिनिमम होगा एट द टॉप। जब मैक्सिमम प्रेशर नीचे है
तो वो प्रेशर जो है आपको पता है वो एक्सर्ट करेगा हर इंडिविजुअल डायरेक्शन में। जब नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? तो जब वो अप्लाई होगा तो उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए निस्बतन टॉप वाले पे। तो ये जो शेल है, इसका जो बॉटम कोर्स होता है, वो सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है उसकी, और एट द टॉप उसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है? क्योंकि अगर हम एक ही थिकनेस की बना दें, तो हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान है जो बनवा रहा है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। गॉट इट? ये चीज़ है, यानी प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा विद डेप्थ। तो दैट मीन्स जो कोर्स 1 होगा, यानी P1, P2, इसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए निस्बतन कोर्स 2 से, निस्बतन कोर्स 3 एंड कोर्स 4 से। तो अब ये थिकनेस कैसे मालूम हो, ये चीज़, क्योंकि हमें इसको डिफाइन करना है। इसके डिफाइन के 3 डायमेंशंस हैं। एक इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है? तो फर्स्ट वन थिकनेस पे आया था इसके। मैंने यहाँ लिख भी दिया कि प्लेट्स हैं जो कि वेल्ड टुगेदर कर देते हैं, यानी ये सीम है हॉरिजॉन्टल, इस वन हॉरिजॉन्टल सीम, और ये जो है वर्टिकल सीम। तो अब जो थिकनेस है उसके 2 फार्मूलाज हैं। एक ऐसा यूनिट है, एक यूएस कस्टमरी है, एफपीएस आई गेस। तो मैं एफपीएस जो है यूएस कस्टमरी, वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। इसका ऐसा ही यूनिट भी है। जब हम इसकी एक्सेल में कैलकुलेशन में दिखा दूंगा तो उसमें मैं यूज कर लूंगा ऐसा यूनिट। ये इसका फॉर्मूला इसका। तो इसमें जरा डिफाइन करना होगा। डी जो है डायमीटर, हाइट जो है हाइट ऑफ टैंक, ये भी आपका फिट में है। अलाउेबल डिजाइन स्ट्रेस है ये, एपीएसएम होगा। एंड लास्ट वन करोजन अलाउंस, ठीक है? और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इंच में आ जाएगा। देन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीमीटर्स में, ठीक है? तो 25.4 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 इंच, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 12 इंच इक्वल्स टू 1 फीट। करेक्ट? अब देखें इस फॉर्मूले में 3 से 4 चीजें, ओके, एक को स्पेसिफाई नहीं किया, जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी किसी चीज की भी डेंसिटी कर लें, लेट्स से किसी की थी 850 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.85 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसके कोई यूनिट्स नहीं। अच्छा, आप डायमीटर कहाँ से मिले? अब लेट्स से अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो अब उनकी जो साइट है उसकी जगह देख के आपको डिफाइन करना पड़ेगा डायमीटर एंड हाइट, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड टैंक में डिजाइन कर रहे हैं, यानी कैलकुलेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस, तो आप वहां से ले सकते हैं। उसकी डिजाइन शीट होगी, जीए ड्राइंग कहलाती है वो, उसमें सब चीज़ें डिफाइन नहीं होगी। तो डायमीटर आपने अगर मीटर में है तो उसको फीट में कन्वर्ट कर लें, या ऐसा यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर लें, हाइट वहां से मिल जाएगी। लेकिन रही बात की ये कोरोजन अलाउंस कहाँ से मिलेगा, एन एस डी, यानी डिजाइन स्ट्रेस कहाँ से मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे, एपीआई 650 में जाएंगे और टेबल 5-2 है, मैं इसकी इमेज भी लगा दूंगा।
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? अब डिज़ाइन स्ट्रेस किसी मटेरियल का होगा। अब 2 से 3 चीज़ें, या तो मटेरियल डिफाइन हो, पहले से ही हमें पता हो कि डिज़ाइन कौन-सा करना है, कौन-सा मटेरियल। लेट्स से कि हमारे पास कोई पता ही नहीं है कि मटेरियल कौन-सा अप्लाई करना है। तो ये चेक करना है कि जो सर्विस है, यानी टैंक के अंदर जो फ्लूइड है, जो कि फिल हुआ हो, वो कौन-सा है? लेट्स से केरोसिन, लेट्स से इसमें रॉ वाटर है या फायर वाटर है, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या है, और ये किस मटेरियल के साथ सूटेबल है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वंस ये सिलेक्ट हो जाए, तो आप टेबल आ जाएँ 5-2 में, उसके अंदर लेट्स से आपका मटेरियल है 283, A283 ग्रेड सी, तो आप उसमें जाके देख लेंगे डिज़ाइन स्ट्रेस 20,000 आ रहा है, 20,000 PSI और 137 मेगापास्कल। एंड लाइकवाइज़ जो टेस्ट स्ट्रेस होगा, डिज़ाइन टेस्ट स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक एसटी, वो उसी के बराबर में कॉलम है 22,500, तो आप PSI वो ले लेंगे। अब कोरोजन अवॉइडेंस के लिए शेल का एक कोड है API 650 के अंदर ही है, AL5.3। इसमें मिनिमम शेल थिकनेस डिफाइन हुई है। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर डायमीटर 6 से 36 के दरमियान में है, तो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 6 मिलीमीटर। आई थिंक मैं पेज निकाल लेता हूँ 2 मिनट। हुँ, हुँ। इसमें एक गलती भी है, आप देख लीजिएगा। नॉमिनल टैंक डायमीटर मीटर में दिया हुआ है और नॉमिनल प्लेट थिकनेस भी मीटर में दी हुई है। मीटर में नहीं हो सकती वो मिलीमीटर में होगा, ठीक है? तो ये हो सकता है न्यूअर रिवीजन के अंदर ये ठीक हो चुका हो। तो लाइकवाइज़ 36 से 60 मीटर के डाया होगा, तो वो 8 मिलीमीटर नॉमिनल थिकनेस, यानी मिनिमम थिकनेस ये होगी उसकी। लेकिन जो कैलकुलेट होगा, हम उसके ऊपर उसको वैलिडेट करेंगे यूजिंग AME टैंक्स, जो सॉफ्टवेयर है। और जब वैलिडेट हो जाएगा, तो हम वो वाली जो सिलेक्टेड थिकनेस है वो यूज़ कर लेंगे। और अगर डायमीटर 60 मीटर से बड़ा हो, तो उसमें मिनिमम थिकनेस है 10 मिलीमीटर। तो ये सब चीज़ें डिफाइन हो गई, ठीक है? SD हो गया, कोरोजन अलाउंस हो गया, डायमीटर, हाइट एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, शो भी करा डायमीटर, हाइट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे मेरे पास एक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल डायमीटर 12.8 मीटर, टैंक हाइट ये, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कही दीजिए। सर्विस क्या है? रॉ वाटर। अगर ये यहाँ नहीं लिखी हुई तो इसकी डेटा शीट पे ज़रूर लिखी होगी, या ये लिखी हुई प्रोडक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, ठीक है? तो आप इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपने ले लिया इसको। और जो कि शेल डिज़ाइन है, मैं आपको शेल भी दिखा देता हूँ। ये रहा। तो अब देखिए यहाँ शेल जो है, उसने ये बताया हुआ है मटेरियल कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, A516 इसमें मटेरियल डिफाइन है, तो आप उस पे जाएँगे टेबल 5-2 में, और उसमें से SD मालूम कर लेंगे, ठीक है? तो थिकनेस डिफाइन कर लेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम AME टैग्स में अप्लाई वैलिडेट करेंगे, और उसमें जो सिलेक्टेड थिकनेस होगी उसको यूज़ कर लेंगे। जिस तरीके से बताया था कि कोर्सेज़ होते हैं, ये कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो वेल इसके अंदर डायमीटर था आई गेस 12, जो कि 6 से 36 के दरमियान मौजूद है। यानी इसकी मिनिमम जो थिकनेस होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए, मिनिमम। इसकी थिकनेस तो डिफाइन होगी। अब इसकी हाइट और डायमीटर, सॉरी, हाइट और विड्थ क्या होगी? अब हाइट और विड्थ जो है, वो टोटल डिपेंडेंट करती है
कि आपके पास जो अवेलेबल शीट है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? होल्डिंग कैपेबिलिटी। लेट्स से हमारे पास 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर की हमारे पास विड्थ है, ठीक है? एक है 2 मीटर की, एक है 3 मीटर की। अब मैं 1 क्यों यूज़ करूँ, 2 क्यों यूज़ करूँ या 3 क्यों यूज़ करूँ? कौन-सी यूज़ करूँ? इसमें ये सवाल आता है। तो अब देखें, अगर मैं 3 की यूज़ करूँ लेट्स से, तो वो ज़्यादा भारी होगी और उसकी थिकनेस जो है 6 मिलीमीटर की, तो काफ़ी भारी हो जाएगी, ठीक है? तो होल्डिंग के कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 मीटर की, ठीक है? लेकिन अब 1 मीटर की यूज़ करूँगा, तो जो विड्थ वाइज़ है, इसको मैं जब वेल्ड करूँगा, तो 9 मीटर पे जाने के लिए मुझे सीम ज़्यादा दरकार होंगी निस्बतन 3 के। तो अब मैं क्या करूँ? जिसमें सीम ज़्यादा हो रही है, यानी लेबर वर्क जो है, लेबर कॉस्ट वो ज़्यादा लग रही है, एक में। एक में होल्डिंग कैपेबिलिटी लग रही है, ठीक है? यानी लेबर कॉस्ट लेबर से ज़्यादा लग रही है। दैट मीन्स सीम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सीम वेल्ड, ठीक है? तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेंथ भी और विड्थ भी। तो अब चलते हैं बॉटम की तरफ। अभी एक-एक चीज़ हम डिफाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद उसकी कैलकुलेशन देखेंगे और देन उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि आइदर ये स्टेबल है या नहीं। अब बॉटम प्लेट में जो एपीआई 650 बोलता है, वो कहता है कि मिनिमम थिकनेस जो होनी चाहिए, वो 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चले कि कोरोजन लॉस कितना रखना है, ठीक है? तो इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं कि एक तो या तो देख लें हम, जो साइट पे हम फैब्रिकेट कर रहे हैं, वहाँ जो कोरोजन रेट है, अगर पहले से ही डिफाइन कर दें तो बेहतर हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि प्रोसेस वाले बता दें। तो मैंने कहाँ से लिया? वही डेटा शीट पे। जस्ट मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये साइट पे लिखा होता है ये कोरोजन अलाउंस, शेल प्लेट, बॉटम प्लेट 3 एमएम, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम? हमने पहले 6 डिफाइन की थी, उसमें 3 बोल दिया, 9 आ गया। बट हमारे पास 9 की नहीं होती थिकनेस, हमारे पास होती 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इससे एक ऊपर की ले लेंगे, यानी जो बॉटम की है वो 10 मिलीमीटर थिकनेस हो जाएगी डिफाइन। इसमें टाइप्स है, कोन अप है, कोन डाउन, एक है बिल्कुल फ्लैट यानी विदाउट स्लोप और एक स्लोप के साथ। अच्छा, एनुअल प्लेट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो शेल, ये हमने शेल डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या किया, इसी के ही शेल के ये नीचे हमने बॉटम प्लेट हमारी डिफाइन की, ये बॉटम प्लेट होगी। लेकिन इन केस अगर डायामीटर और हाइट जो है वो ज़रा बड़ी हो, तो यहाँ लीकेज के चांसेस होते हैं। किस तरफ? ये यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक नीचे की तरफ एक और प्लेट डिफाइन करते हैं, यहाँ, जिसको हम एनुलर प्लेट कहते हैं। उसकी भी थिकनेस डिफाइन होती है। ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक तो टू सम एक्सटेंट लीकिंग
वो बचाती है, और सेकंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बॉटम को। ठीक है। ओके। यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया। अच्छा, जो मैंने कैलकुलेशन की थी, फायर एंड रॉ वाटर, उसके ना एनुअल प्लेट्स हैं। बाकी जो है, यानी कंडेंसेट, प्रोड्यूस वाटर, इन दो और जिनके नाम नहीं आ रहे मुझे, उसमें नहीं है। और बिगर डायमीटर टैंक। लेट्स से अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें ये तो पता है कि ये कितनी बड़ी लगेगी, क्योंकि आउटर डायमीटर क्या होगा, एग्जैक्टली होगा जो शेल का है। ठीक है। अब इसकी थिकनेस डिफाइन होनी चाहिए। इसकी जो है, कम से कम जो है 8 मिलीमीटर थिकनेस होती है इसकी। वैसे इसमें मैंने कम से कम 6 मिलीमीटर प्लस कोरोजन अलाउंस। ठीक है। तो अगर इन केस कोरोजन अलाउंस ना गिवन हो, तो कम से कम 3 बोला जाता है कि आप लें। लेकिन वो एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा कि कंफर्म कर लें सर, ऐसा सही है। तो इसकी लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, वो लेंथ, ये जो मैंने इसके पैरामीटर बताए थे लेंथ और विड्थ के, लेंथ के तो वही है, बट विड्थ की यहाँ कैलकुलेशन हो सकती है एनुलर प्लेट्स की। तो उसका जो फॉर्मूला है, इसमें भी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा है, और एक यूएस कस्टमरी है। तो आप दोनों देख सकते हैं। इसमें मैं 390 ओवर इंटू टी बी ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 और स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। सो वेल, ये फॉर्मूला जो है वो यूएस कस्टमरी का है। तो ये जो थिकनेस है, ये बॉटम प्लेट की नहीं है, थिकनेस ऑफ एनुलर प्लेट। तो ये हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये टैंक का नहीं है हाइट, ये है डिजाइन लिक्विड लेवल। मैक्सिमम हाइट ऑफ, या इसको ये लिख दें, और मैक्सिमम डिजाइड डिजाइन होगी लिक्विड लेवल। एंड लाइकवाइज स्पेसिफिक। तो वंस ये सब चीजें डिफाइन हो जाए, यानी एच जो है वही, ये भी यही से मिलेगा, डिजाइन लिक्विड लेवल 8.470। ठीक है। अच्छा, एक चीज है जो कि शेल में डिफाइन करनी चाहिए थी, यहाँ मैं कर दूँ। तो अगर हम वेल्डिंग करेंगे लेट से शेल की, तो अब आपको पता है एक हमारे पास लेट से एक की थिकनेस ये है, एक की थिकनेस ज़्यादा है, एक की थिकनेस और कम है। तो हम इसको किस तरीके से वेल्ड करें, यानी इसको मैं इस कोने से, यानी ये इंटरनल है लेट से,
ये वाली साइड जो है वो इन है, यानी ये इंटरनल है, टैंक का इंटरनल, शेल का इंटरनल, और ये है आउट। तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ, यहाँ से ज्वाइन करूँ, बाहर से, यहाँ से या यहाँ से, कैसे डिफाइन करूँ? ठीक है। तो अब क्या है, हम इसमें करते हैं इंटरनल टू इंटरनल, क्योंकि हमें जो स्मूथ सरफेस है वो इंटरनल की तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी यही होगी कि हमारा तो ये हमारा हो जाए एक्सटर्नल। मैं दिखाता हूँ, ये है शेल, और ये लास्ट वन है एलोकेट। अच्छा, ये सारी चीजें राउंड में होती है, तो ये राउंड में कटेंगी। इस तरीके से मैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये प्लेट है मिलीमीटर, और लेट से ये है हमारी यानी 6 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब कर्व में हमें चाहिए, अब क्या करेंगे, हो सकता है ये ऐसे करें, ऐसे कटे, तो ये चीज रिमूव होगी, ये हमारी असल में प्लेट होगी, लेट से पी। ठीक है, तो इस तरीके की 4 प्लेटें 5 प्लेटें कटी, वो आपस में ज्वाइन हुई, और इस तरीके से ज्वाइन हुई कि ये इन द फाइनल स्टेज ये एक सर्किल फॉर्म करता है। अब ये किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन कौन सी प्लेट्स किधर लगनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी ये एक आइट्रेशन प्रोसेस होगा। जब भी डिज़ाइन कोई, यानी जो ड्राफ्टर होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चेक करता रहेगा, और जिसमें सबसे कम कॉस्ट या हमारा मुनाफा जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसको रखेंगे। ये मेरा व्यू है, हो सकता है डिफरेंट। तो यार रूफ की जरा टाइल्स देख लेते हैं, देन मूव करते हैं। सेल्फ सपोर्टेड रूफ और शेल सपोर्ट। सेल्फ सपोर्टेड का मतलब होगा कि कोई कॉलम्स लगे होंगे, पर एक एंगल लगा हुआ होगा, लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको कर्व बोलते हैं, कर्व। जैसे ये रहा कर्व एंगल, हो सकता है इस पे आके लगा हो। ठीक है, और सेकंड होता है कि या तो शेल के अंदर यानी इंटरनल टैंक के अंदर कॉलम्स लगे हों, यानी पाइप लगे हों एक तरीके के, और वो इसको सपोर्ट कर रहे हो, या एक्सटर्नली भी हो सकता है। ये है फिक्स्ड वाले, सेल्फ सपोर्टेड फिक्स्ड टाइप रूफ। एक होते हैं फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप रूफ, अब फ्लोटिंग टाइप जो रूफ है वो ज़्यादा उस सर्विस के लिए, यानी जो फ्लूइड अंदर मौजूद है टैंक के, उसके लिए यूज होता है, जो कि वोलेटाइल हो, यानी उसमें वेपर प्रेशर जो है अगर उसको मेंटेन नहीं रखा तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है फ्लोटिंग टाइप रूफ, यानी वो ऊपर नीचे होता रहेगा, सो टू कीप योर वेपर प्रेशर कांस्टेंट, जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके और भी टाइप्स हैं। सेल्फ सपोर्टेड के अंदर कोन आता है, अम्ब्रेला आता है, डोम आती है, सो ऑन, बहुत सारे। और जो स्ट्रक्चरली सपोर्टेड होते हैं यानी कॉलम्स में लगे हों, उसमें राफ्टर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल राफ्टर्स, राफ्टर्स विद कॉलम। अब राफ्टर्स क्या होते हैं, आपने कभी अगर खरबूजे पे देखा हो तो खरबूजे पे लाइन लगी होती है और सेंटर की तरफ आ रहा होता है, लेट्स से ये वाला।
ऐसे ही राउंड सर्किल बनता है पूरा, और ये हमारा रूफ बनेगा। और सेकंड वो भी टाइप्स हैं कि कोन अप कोन डाउन, ये भी टाइप्स हैं, ठीक है। यानी जिसमें सेल्फ सपोर्टेड में कोन आ गया, या अम्ब्रेला आ गया, या डोम टाइप। खास करके आपने मस्जिद में देखा होगा, गुम्बद जो होता है उस तरीके की हो सकता है। टू मेंटेन जीरो प्रेशर। तो इसमें थिकनेस क्या होती है, इसमें थिकनेस भी, ठीक है, ये मिनिमम है इसकी। एंड लाइकवाइज जो करोसिव अलायंस है यानी करोजन अलायंस, उसको आप वही से देख सकते हैं। करोजन अलायंस रूफ प्लेट 1 मिलीमीटर। करोजन अलायंस जो है ना वो हमारा बंद हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 की हमारे पास मौजूद है। लेट से करोजन अलायंस ना दी हुई हो, तो करोजन अलायंस हम उसमें लेंगे भी नहीं, यानी जीरो ले लेंगे। इन दैट केस हमारा थिकनेस बन जाएगी 5 मिलीमीटर। तो आपको पता है 5 मिलीमीटर की कोई थिकनेस मौजूद नहीं है मार्केट में। 6, 8, 10 ये सब में मौजूद है, तो हम 6 ले लेंगे। तो ये बेसिक इसके प्रिलिमिनरी जो कंपोनेंट्स हैं, वो तो हमारे हो गए शेल, बॉटम, एनुलर प्लेट और रूफ। इन केस बड़ा है तो एनुलर प्लेट, नहीं तो छोटा है तो उसको रिमूव कर दें, ठीक है। बाकी आती है स्पाइरल स्टेयर्स वे। स्टेयर्स के अंदर बीच में प्लेटफॉर्म होता है, वो डिजाइनिंग, ये सब चीजें। और इसका वर्टिकल लैडर जो है, ये नोजल, फ्लैंजेस, रेलिंग्स, ये सब चीजें भी होती हैं। अगर आपको किसी को पढ़ना हो तो API 650 के अंदर मौजूद है सब चीजें, ठीक है। और इन केस इसके बाद आपको इसको वैलिडेट तो करना ही है, तो आप AME टैग सीख लें, तो उसमें जो स्पाइरल स्टेयर केस है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सामने आ जाएगा। अच्छा, तो अब मूव करते हैं N1 N4। N मीन्स नोजल, मैन वे, MW मैन वे, MH मैन होल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नोजल्स, कैथोडिक लग, अर्थ लग। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि नोजल जो है उसकी ओरिएंटेशन कहाँ है, ये लिखी हुई। ये इसका टॉप है, टॉप व्यू, इसका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में नोजल जो है वो कहाँ से, 0 डिग्री, 0, 90, 180, 270, 360। तो 0 डिग्री से यानी 5 डिग्री पे कितना लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ठीक है, कितने इंच की लगी हुई है, उसका काम क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये है डिफाइन कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो नोजल जो है उसको हम इस पे डिफाइन कैसे करें, शेल पे, जो कि ये है, 2 मिनट, ये या। तो अब देखिए मैंने ये डिफाइन किया हुआ है नोजल N6, N6 ये आ रही, ठीक है, N4 ये नहीं। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें। अब आपको दिख रहा है ये 2 डिमेंशनल है, यानी एक एक्स और वाई। अब ये हाइट जो है वो तो डिफाइन हो जाएगी आराम से, ये लिखा हुआ नोजल N1, ये रही H हाइट, ये सारे मिलीमीटर में। अब ये शेल जो है ये 0 से कितने उस पे लगा हुआ है, ये कैसे पता चले। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, और जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो जिसमें ड्राइंग के अंदर मौजूद हैं, उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। सिंस इट इज 2 डिमेंशनल, एक वही हाइट और एक जो है डिस्टेंस। तो अब जो हाइट है वो तो हमें GA ड्राइंग से मिल गई, लेकिन डिस्टेंस के लिए यानी हम कितने डिग्री पे क्या लगा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। हम उसमें करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, और हम इसके बाद फाइंड कर लेंगे पर डिग्री सर्कमफेरेंस। दैट मीन्स पर यूनिट जो हो जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई 4 360। तो हमारे पास पर डिग्री का आ जाएगा। दैट मीन्स लेट्स से 45 मिलीमीटर पर 1 डिग्री। अगर फर्ज करें
अभी देखें ये लिखा 5 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सर्कमफेरेंस पर यूनिट डिग्री आ गया, इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो 12,800 डिवाइडेड बाय 360। तो वेल आपका क्या आ रहा है, 111.71 मिलीमीटर पर 1 डिग्री। ठीक है। तो अब लेट से 5 डिग्री का करना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स 111.716 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा नोजल 4 है 5 डिग्री, दैट मीन्स, और जो इसकी हाइट है वो है 85। हम क्या करेंगे, अब 0 डिग्री से 5 डिग्री पे जाने के लिए ये डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है 10,601। तो हमारा आंसर आया था 1,117.716। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 716 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास आ रहा है 558.58 मिलीमीटर्स। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ कुछ आसपास यहाँ आ रहा होगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है, हाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 1500 प्लस 15 15 15 15 हमें जहाँ था 8.51, यानी 8510। तो देखेंगे ये आसपास यही आया है N4। अब एक चीज और, अब देखें ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीन है, तो अब देखें नोजल जो है वो तो बाहर है, ये नोजल जो है N4 वो P5 से बाहर है। ऐसा नहीं है, सीन देखें, ये देखो यहाँ से ये जो इतना हिस्सा है वो आके इंसर्ट होगा इस तरफ, और जो आके वर्टिकली सीम वेल्ड हो जाएगा। तो ये जो है असल में N4 वो यहाँ कहीं हो रहा होगा। अब सेकंड आता है, ये जो नोजल्स हैं और ये जो मैन वे हैं, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीम है, ये हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सीम से कम 300 मिलीमीटर डिस्टेंस में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब लेट से ये है 3 डिग्री पर, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत करीब है ये हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल सीम से बहुत करीब है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेना है। 111.716 हमारे पास पर यूनिट डिग्री था, और ये 3 डिग्री पर है 335। दैट मीन्स 300 मिलीमीटर ये आगे है। तो ये हमारे सेफ जोन में आ गई। ठीक है। और एक केस ये है कि लेट से हमारे पास मेन होल या मेन वे, इसका जो साइज है वो 24 इंच है, जीए ड्राइंग्स में आप देख भी लिखा। तो उसके लिए है कम से कम 500 मिलीमीटर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है चेंज हो, ये पूछ लेगा सर एहसन से या सर तनवीर से। अच्छा एक चीज और, जो कि नोजल लेट से के छत पे नोजल लगी है टैंक के, और नोजल ऐसी बात है हम उसको कट आउट करेंगे और उस पर वेल्ड करेंगे, तो उसमें एक रीइंफोर्समेंट पैड देना होता है। रीइंफोर्समेंट पैड जो है, यानी जो इसका एरिया है वो बड़ा होना चाहिए नोजल से या फैन से। नोजल जो है उसके ऊपर लगेगी तो मेरे पास ये सर एहसन ने एक दी हुई थी, मेरे पास एक्सेल शीट है इसकी। तो इसके अंदर डिज़ाइन कैलकुलेशन है, इसके अंदर आपको डाया हाइट जो चीज़ जीए ड्राइंग से मिलेगी वो चीज़ आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक है। जैसे आप पुट करेंगे तो इसमें एक दो चीज़ें और डिस्क्राइब करनी होंगी, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। लेकिन तरीका ये नहीं है, तरीका ये है कि फर्स्ट आप हैंड कैलकुलेशन करें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, देन उसको आप वैलिडेट करें यूजिंग एमिटेंस, और उसी के साथ साथ हैंड कैलकुलेशन करें इसकी स्टेबिलिटी की। देन आप इस तरफ आए, यानी आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करी एंड यू जस्ट गेट द आंसर। क्योंकि मैंने हैंड कैलकुलेशन की नहीं, आपके पास जो मेरी डेस्क पे टेप शीट्स पड़ी हैं उसका सेकंड पेज, उसमें हो सकता है एक गलती हो, तो हम एनुलर प्लेट की जो है उसकी थिकनेस ले ली,
मैंने बॉटम कोर्स की ले लिया आई गेस। तो आप वो देख लीजिए एक दफ़ा। अच्छा, इसमें 2 तरीके की, एक डिज़ाइन थिकनेस है, यानी जो कि बेस कर रही है डिज़ाइन स्ट्रेस पे, तो उसी के साथ हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है। तो इसमें जी क्यों नहीं है नीचे वाले में? वो ये है कि हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर अंदर होगा, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 1000, उसकी डेंसिटी 1000 होती है, तो 1 हो जाएगा। वो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें यहाँ मटेरियल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? अब क्या करेंगे कि अगर इस वाले में बॉटम कोर्स की हम थिकनेस डिफाइन कर रहे होंगे, तो ये पूरी टोटल हाइट लेंगे इस वाले की, इस वाले के लिए। सेकंड कोर्स के लिए ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे। उसको मैंने सर्किल भी कर दिया कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब ये हाइट मैंने क्यों ली है, इसकी जो टोटल हाइट होगी, ये टोटल डेप्थ, उसके लिहाज से प्रेशर कैलकुलेट होता है, यानी P इक्वल टू रॉ जी एच। तो अब देखें फर्स्ट कोर्स के लिए मैक्सिमम हाइट ली हुई है, सेकंड कोर्स के लिए कम, देन फिफ्थ के लिए 1 और सिक्स के लिए इसमें 6 डिफाइन नहीं होगा, तो आप 6 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये किया, ए डी जो है वो टोटली बेस कर रहा है इस फॉर्मूले में। इसमें डायमीटर है ए डी, इन फीट रखेंगे। अगर ऐसा यूनिट है तो 2.6 है, ये मीटर में ही है, यानी ऐसा यूनिट में ही है। तो डायमीटर जो है वो आपने मीटर में ही रखना है, ये रहा किया हुआ वैसे। हाइट जो है वो मीटर में होगी। जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस डी जो है मेगा पास्कल में होगी, उस टेबल के अंदर मौजूद है 5-2 में। और सी ए जो है कोरोसिव अलाउंस, वो होगी 3 मिलीमीटर, या डिफाइन भी होगी के लिए कोरोसिव अलाउंस या कोरोजन अलाउंस पर स्कोर 3 मिलीमीटर, जो कि 0.11811 इंच होता है, ठीक है? यानी 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 25.4, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिफाइन तो हो गई डी। अब देखें 6 है, हमारे पास 6 की कोई प्लेट नहीं होती, तो हम चले जाएंगे 8 पे। लाइकवाइज यहाँ 6.2 है, तो इसको भी हम 8 पे चले जाएंगे। यहाँ 5.57 है, मिनिमम होनी चाहिए 6, तो हम 6 पे चले गए। इसकी मिनिमम होनी चाहिए 6, 6 पे, एंड देन 6, यानी 8 8 6 6 6 6 6। अब हम ये वाली थिकनेस यूज करें या कोई और सी? ये वाली थिकनेस मैंने पहले वाले में जो चेंज करवाई थी ये वाली यूज की थी, लेकिन जब मैंने इसको वैलिडेट किया यूजिंग एएमई टैंक्स, तो एएमई टैंक्स असल में जो डिजाइन थिकनेस हो रही होती है विद कोर्सर एलोवेंस, इसके अंदर भी कंटिजेंसी ऐड करता है कुछ परसेंट आई गेस। ये जो डिजाइन थिकनेस है वन फिट मेथड के थ्रू, ओके ये चीज आ गई दिमाग में। दो तरीके के मेथड होते हैं डिजाइन थिकनेस डिफाइन करने के, या तो वन फिट मेथड या वेरिएबल डिजाइन थिकनेस मेथड। तो हमने यूज किया है वन फिट मेथड। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब मैंने एएमई टैक्स में पुट किया, तो उसमें कंटिजेंसी ऐड करने के बाद वही आंसर आए जो कि पहले ओल्ड शेल डिजाइन में मौजूद थी। हमारे डिफाइन हुई थी 8 8 6 6 6, ठीक है? तो वो डिफाइन हुआ हुआ था नीचे की 10, यानी बॉटम कोर्स जो है, देन C2 हो हुई थी 8, C3 8, C4 6, C5 6, C6 भी 6 मिलीमीटर। तो आप एएमई टैंक्स में जाएंगे, मैं उसकी तस्वीरें भी अभी दिखा देता हूँ आपको, कर लिए अब देखेंगे। ये एएमई टैंक्स बेसिक, तो ये बेसिक वो है कि आपने क्या चीज़ डिफाइन करनी है, उसका नाम रखना है एंड सो ऑन। यहाँ इंटरनल डायमीटर ये सब चीज़ें डिफाइन की जो कि जीए ड्राइंग में, ठीक है? ये कोरोसिव अलाउंस है, यहाँ से मटेरियल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है? ये प्रोजेक्ट पहले, सबसे पहले हम है ना जनरल पे भी चलें, देन इसके बाद सेस्मिक है। अब सेस्मिक और विंड जो है वो आपको डिफाइन करना होगा। जो डिजाइन विंड वेलोसिटी है वो मैंने 125 दी हुई थी, 160 भी दी हुई है किसी में, ठीक है? तो आप वो कर सकते हैं। अगर फर्ज करें वेंटिंग है, यानी कौन सी ऐसी चीज लगाए जिससे हमारी वेंटिंग कैपेसिटी जो है वो फुलफिल हो, अब उसको हम किस तरीके से करते हैं? पंप इन कर रहा है और जो पंप आउट कर रहा है, पंप इन की जो जीपीएम है गैलन पर आर आई के दिया हुआ है, ठीक है? इन दोनों पे ये हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी पर मिनट की, ठीक है?
तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज जो पंपिंग आउट है, जो पंप आउट कर रहा है, तो उसकी हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। उसके तहत हम वेंटिंग जो कैपेबिलिटी है यानी रिक्वायरमेंट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। और देन है ना कोटिंग और टेस्टिंग है, वो आप किसी ने स्पेक पे कोडिंग पे काम किया हुआ है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। देन शेल पे आया था। अब शेल पे जो स्टैंडर्ड प्लेट है वो हमारी कहाँ से पता चलेगा? जो शेल फैब्रिकेशन डिजाइन है, ड्राइंग, उसके अंदर मौजूद होगी लेंथ। ये देखें, ये दिया हुआ है 10061, दैट मीन्स 10.061 जो है इसकी लेंथ है, और जो विद है 1.5, तो ये 1.5, ये फिट में नहीं होना चाहिए, मिलीमीटर में, या ये गलती होगी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ ये नंबर ऑफ प्लेट जो पर कोर्स है ये कैसे डिफाइन होगी ये बताता हूँ। ये भी एडेड नंबर ऑफ कोर्सेज, जो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज है वो कितने हैं? 6 है हमारे। अब वो डिफाइन करने के लिए यहाँ 6 हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसकी थिकनेस ये सब चीजें डिफाइन करने के लिए कोर्स डिजाइन कैलकुलेशन टेबल पे आपने क्लिक करना। साइड बाय साइड आप यहाँ नीचे जो है ना अप्लाई एंड सेव, अप्लाई कर दीगा तो ये सेट हो जाएगा। देन आप जा सकते हैं कोर्सेज पे। नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है आपने कोर्स 1 पे? वो 4 है। और ये कहाँ से पता चलेगा? नीचे जो है प्लेट है P1 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 एंड P2, तो नीचे कैलकुलेट कर लें इस कोर्स पे कितनी प्लेट्स हैं, तो आप वो डिफाइन कर लें। मैंने 4 कर दी थी, तो ये वैसे 4 लगनी थी, 400 पर ही। लाइकवाइज कोर्स 3 कोर्स 4 एंड कोर्स 6 जो आपने डिफाइन किए हैं। ये डिफाइन करने के बाद आप कोर्स डिजाइन कैलकुलेशन टेबल में चले जाएंगे, तो आपके पास ये डिजाइन टेबल मिल जाएगा। अब टोटल हाइट, अब लेट से छठा जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा। ये जो ब्लू है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हाइट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रे टाइप है इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें छठा डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको 5 में डिफाइन कर देंगे। किस तरीके से? टोटल हाइट थी हमारी 9.01 मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, 9010 था। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले टोटल 5 इसमें, ये आ गई 180 मिलीमीटर पर कोर्स। 5 कोर्सेज, छठी डिफाइन नहीं कर सकते तो वो उसको भी छोड़ दें। ये मिलीमीटर है, इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से डिवाइड कर दें। 25.4, 71 है। ठीक है, तो इंच में आ गया। मटेरियल क्या था ये डिफाइन कर दिया। कोरोजन अलाउंस जो है वो मैं पहले डिफाइन कर चुका था। अगर इन केस डिफाइन नहीं हुआ हुआ तो उस पे जाके आप क्लिक करें अप्लाई एंड देन इस पे चलिए वापस। तो ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आप करेंगे इनिशियलाइज। ठीक है, तो ये वन फिट मेथड के थ्रू ये आपको कैलकुलेशन दे देगा, तो ये चीज वैलिडेट हो जाएगी, इसके आसपास आ गई होगी। तो ये तो वन फिट है, मेथड आ गया, लेकिन जो सिलेक्ट करनी है वो ये वाली है। ये इसमें से क्या करेगा? जो कि आपकी जो डिजाइन थिकनेस है और जो कि टेस्ट थिकनेस है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ये देखेंगे कौन सी बड़ी है, उसमें हम ऐड करेंगे कंटीजेंसी, और वो ऐड करने के बाद ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे कैलकुलेट हुआ है जो कि ओल्ड में थिकनेस डिफाइन हुई है। लेट्स अभी देखिए ये कलर है 0.3125, इसको हम कर देते हैं मिलीमीटर में, तो 7.9 8 डिफाइन हुई है। अच्छा, जब वैलिडेट हो जाए तो आप इसी पे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्ले फोर्सेस। लाइकवाइज इसका रूफ, अब रूफ कौन सा है? वो आउटसाइड कोन है, राफ्टर्स है नहीं है, कोन है, डोम है, ठीक है, या अम्ब्रेला टाइप है, कौन सा है, ये सब चीजें देखनी होंगी। इसमें डिजाइन है, एक तो रो होता है और एक रिबन टाइप होता है। ठीक है, अब रो टाइप क्या होगा कि जिस तरीके से हमारे शेल में एक के ऊपर एक लगा हुआ था उस तरीके का। रिबन में क्या होगा? एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक चीज आ रही है जॉइंट एफिशिएंसी।
यानी जो हमने वेल्ड किया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? वो चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है? एक रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, उसके थ्रू डिफाइन हो जाती है। या इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है कि अगर सीम है तो उसकी आई गेस इतनी है, अगर बट जॉइंट है, ठीक है, तो उसकी इतनी है। इसमें भी कोरोजन अलाउंस हुई है 0.1188 811 सॉरी, ठीक है। उसकी लेंथ क्या है, वो कैसे डिफाइन होगी? वही चीज़ जो ये रूफ और अभी रूफ है, लाइकवाइज बॉटम में भी होगा। उसकी फैब्रिकेशन ड्राइंग में चली जाएंगे, विड्थ और उसकी लेंथ वो देख लेंगे और वो यहाँ पुट कर देंगे। लाइकवाइज बॉटम आ गया। अब बॉटम जो है उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और उसमें जॉइंट एफिशिएंसी क्या है, और उसमें कोलिजन अलायंस क्या है, ये सब चीज़ें डिफाइन होगी। अब देखें लिखा हुआ है स्लो बॉटम कोन अप या कोन डाउन। अभी कैसे पता चलेगा? अब आप स्लोप दे देंगे, एंगल माइनस में दिया हुआ है तो यानी ये नीचे की तरफ होगा, यानी ये होगा कोन डाउन। अगर पॉजिटिव दे देंगे यानी कोन अप। ठीक है, इसमें बॉटम से एनुलर प्लेट भी लिखा हुआ है, ये रहा एनुलर प्लेट, ये नाम है, ये फाइनल इसका वो था बॉटम पे। अगर आपको छत जो यानी रूफ है और बॉटम है उसकी प्लेट्स की देखनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसी बॉटम पे जाएं, नीचे लिखा हुआ है ये रहा डिस्प्ले, डिस्प्ले साइड फ्रंट भी दिखाएगा, साइड पे भी, और डिस्प्ले रो प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, और आप कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं इधर से। ये तो कंप्लीट है कि किस तरीके से एएमई टैंक्स में क्या वैलिडेशन करते हैं एंड सो ऑन। तो अब चलते हैं इसके लास्ट, कि हमें कैसे पता चले कि जो टैंक हमने डिज़ाइन किया है वो स्टेबल है अभी नहीं। यानी अगर हवा का चक्कर चलेगा तो वो गिर तो नहीं जाएगा। तो अगर इन केस वो स्टेबल ना हो तो हम एंकरेज करते हैं। एंकरेज किस तरीके की होती है? सपोर्ट किया, एक तरीके का ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक बनाने के बाद एक तरीके का ये बोल्ट है और ऊपर यहाँ स्क्रू लगा होगा, टाइट कर देंगे इसे। अब रही बात कि ये टैंक तो डिजाइन हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, क्या उसके बाद एंकरेज होती है? नहीं। ये कैलकुलेशन जब हमारे पास हो जाती है कि एंकरेज रिक्वायरमेंट है, तो हम जब हम इसकी साइट डेवलप कर रहे होते हैं, यानी इसकी बेस बना रहे होते हैं, तब ये हम पहले से ही एंकरेज प्रोवाइड कर देते हैं, और आफ्टरवर्ड जब हम इसमें टैंक फैब्रिकेट करके लगाते हैं देन इसको टाइट करते हैं। अब इसमें 2 से 3 क्राइटेरिया हैं। लेट्स से एक विंड यहाँ लगी, तो इसको एक मूवमेंट क्रिएट करके गिरा तो नहीं देगा, क्योंकि इसकी एक वेट की वजह से ही मूवमेंट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हमारी जो वेट का मूवमेंट है वो बड़ा है विंड से या नहीं, तो इस पे हमारी कैलकुलेशन होगी। अगर हमारा मूवमेंट ड्यू टू विंड जो है वो स्मॉलर है मूवमेंट ड्यू टू वेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल है, एंकरेज नॉट रिक्वायर्ड। जिस साइड पे हम फैब्रिकेट करने जा रहे हैं, ये ना हो वो ऐसा हो कि उसमें फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हो, लाइकवाइज बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि इसकी एक सिक्योरिटी वाइज यानी जो हेल्थ और सेफ्टी है उसके वाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि इन केस अगर टैंक में ओवरफ्लो होता है या टैंक फट जाए या कुछ कर जाए, तो उसके लिए एक डाइक वॉल क्रिएट की जाती है जो कि सराउंड करती है इस पूरे टैंक के। रेक्टेंगुलर भी होती है और मैंने ऐसे सर्कुलर तो देखी ही नहीं है। तो ये क्या करती है कि अगर यहाँ से ओवरफ्लो भी होता है, इन केस अगर ये ओवरफ्लो हो जाए तो फ्लूइड जो है वो यहाँ आ जाए, बाहर की तरफ ना आए। तो इसके तहत एक स्पिल रेगुलेशंस हैं, तो अगर चाहें तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं विंड कैलकुलेशंस की तरफ। अच्छा, विंड गर्डर क्या होता है? विंड गर्डर यहाँ सामने आ गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट हवा लगेगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे ज्योमेट्रीज होती हैं जो कि विंड को फाड़ देती हैं। विंड गर्डर रिक्वायर्ड है या नहीं है? क्या करते हैं कि एक ट्रांसपोज्ड हाइट है, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं एक H1 से, जो अलाउेबल शेल हाइट है। फिर प्रेसिडेंट और भी देख लेंगे नीचे, और इन दोनों को यूज करके डायमीटर, और इन सबको यूज करते हुए कैलकुलेट की जाएगी।
अगर H1 जो है वो बड़ा है H ट्रांसपोज से, तो विंड गर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इन केस अपोजिट हो जाए तो रिक्वायर्ड होगा। तो चलते हैं, ये सारी रूफ है विंड कैलकुलेशन। जिस तरीके से मैंने बोला था कि एक मूवमेंट क्रिएट करता है विंड, और एक रेजिस्टिव मूवमेंट होता है। ये हमारी मूवमेंट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू विंड। और ये देख लें, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसके कितने लोड्स हैं, यानी W1 होगा, वो शेल का होगा, एक रूफ का होगा, क्योंकि हम अगर बॉटम पे सारे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो रूफ का टू दी बॉटम हाइट वो आएगा, यानी डिस्टेंस, उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो, और जो शेल पे लग रहा होगा फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा, एक ही आ गया। और रेजिस्टिव मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये जो वेट का मूवमेंट है ड्यू टू वेट, ठीक है। तो वो आप कैसे कर लेंगे, ड्यू टू वेट, और ये सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। अगर रेजिस्टिव मूवमेंट जो है, यानी ड्यू टू जो वेट है, अगर वो बड़ा है मूवमेंट से, तो हमारा स्टेबल है, एंकरेज नॉट रिक्वायर्ड। इन केस अगर अपोजिट हो जाए तो जो एंकरेज है वो रिक्वायर्ड। लाइकवाइज आप सेस्मिक पे भी जा सकते हैं, सेस्मिक पे भी जाते हैं। एक सेकंड क्राइटेरिया है फ्रिक्शन के तहत, फ्रिक्शन यूज करते हुए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें विंड प्रेशर मालूम करना होगा। विंड प्रेशर के लिए क्या होगा, एक वेलोसिटी फैक्टर होता है, ठीक है, वो यूज करेंगे इनटू विंड प्रेशर, जो कि वहाँ है रूफ पे, उसका एरिया, लाइकवाइज शेल का एरिया, और शेल पे जो विंड प्रेशर है, इन सबको यूज करते हुए एक हमारे पास विंड आ जाएगा। और जो हमारा फ्रिक्शन है वो आएगा 40% ऑफ द टोटल वेट ऑफ टैंक, जिसके अंदर रूफ होगा और टैंक होगा, यानी शेल होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर फ्रिक्शन जो है, यानी जो वेट की वजह से वो एफ विंड से बड़ा है, तो रिक्वायर्ड, तो वो स्लाइडिंग से रेजिस्ट कर जाएगा, तो एंकरेज रिक्वायर्ड नहीं है। अब आ जाए सेस्मिक। सेस्मिक में 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं। जोन फैक्टर, और जोन क्या होता है, उसमें मैंने 2 भी है। ये चीज़ें कहाँ पता चलेंगी, ये हमारी या तो डेटा शीट पे हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा, इसमें डिफाइन की गई होगी, ये लिखा हुआ सेस्मिक जोन एंड सेस्मिक फैक्टर 2A। तो वहाँ 2 भी डिफाइन किया हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, तो उसको 2 भी कर देंगे। तो यहाँ 0.2 है तो इसको 0.5 कर देंगे। एसेंशियल फैक्टर आया, इसको इम्पोर्टेंस फैक्टर ही बोलते हैं। इसका डेड वेट जो रूफ का है, और जो वेट शेल का है वो। अब वेट कैसे कैलकुलेट करें, अब आपको डेंसिटी पता है 516 ग्रेड 60 है, तो इसकी डेंसिटी आप निकाल लेंगे, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको विड्थ पता है और लेंथ पता है, आप इसकी थिकनेस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वन फिट मेथड, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाइट जो है टोटल, वो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम जो है लिक्विड हाइट, जो डिज़ाइन हाइट होगी वो आप यूज़ कर लें। टोटल वेट और कंटेंट क्या हो जाएगा, जो टैंक है उसमें जितनी भी कंटेंट्स हैं वो ऐड कर लें आप। इसमें W1 W2 यूज होता है, और X1 X2। अब W1 W2 क्या है, एक शेल है जो डिफरेंट कंपोनेंट से बनके मिला है, तो उसका क्या होगा वेट, और उसका हाइट क्या होगा फ्रॉम दी बॉटम। ये कैलकुलेट करने के बाद, अब मैंने आपको बोला था टाइम पीरियड ऑस्किलेशंस का, तो वो कैलकुलेट होगा, उसके फॉर्मूलाज हैं ये सारे। तो हमारे पास अब देखिए, जो टर्निंग मूवमेंट है शेल का ड्यू टू सेस्मिक, जी जोन फैक्टर 0.15 का, आई इम्पोर्टेंस फैक्टर 1, C1, ये सारे मैंने ऊपर शो करा दिए। यानी ये स्लॉशिंग टाइम पीरियड जो है, यानी अगर उसमें वाटर है तो स्लॉशिंग करता है ना, आगे पीछे मूव करता है, वो है ये, ठीक है। शेल की वेट है, रूफ है WR, एक मोमेंट क्रिएट हो गया, वो 1.57 से छोटा है, जो ओवर टर्निंग मोमेंट था उसका फॉर्मूला है गिरा। यहाँ बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरली स्टेबल है। एक है शेल कंप्रेशन, ये W1 वेट डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस,
तो इसमें डिफरेंट है ना क्राइटेरिया है, अगर 1.5 से बड़ा है या 1.5 से छोटा है तो डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज के तहत ये भी आ गया। अब हमारे पास एफ एक्चुअल, जो कि मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन है, यानी लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है, ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होगा और जो सर्कुलर होगा उसको हम सरकमफ्रेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो एफ एक्चुअल यहाँ से मैं कैलकुलेट हो जाएगा बी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई टी। टी क्या है? थिकनेस, जो शेल की थिकनेस है। जब ये कैलकुलेट हो जाए तो इसके बाद एक चीज कैलकुलेट होती है, एफ एक्चुअल हो गया एफ ए। अब एफ ए के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर वो 44 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो उसके तहत डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे। तो आप इसको और जो एफ एक्चुअल है इसको कंपेयर करेंगे। तो ये कंडीशन लिखी हुई, अगर एफ एक्चुअल जो है वो छोटा है एफ ए से, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। तो विंड आ गया, सेस्मिक आ गया। इन केस ऑफ फ्लडिंग, तो अगर वो एरिया है जहाँ फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं, इसको आप क्या करेंगे, पास हिस्ट्री को देखेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी, आई गेस प्रोबेबिलिटी के थ्रू काम होगा, यानी डेटा एनालिसिस के थ्रू, कि वो कितना आ सकता है उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इतनी साल में इतनी दफा आता है। तो अगर इन केस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो हम एंकरेज करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें इसकी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन के बाद मैंने आपको बोला था वेंटिंग कैपेसिटी, ठीक है, लास्ट में वेंटिंग कैपेसिटी है। तो ये कैसे पता चलेगा वेंटिंग कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम फिलिंग रेट और मैक्सिमम एम्पटिंग रेट। ये देखें, क्यूबिक मीटर पर आर, बैरल पर आर। तो ये कैसे पता चल जाएगा, इसके आउटलेट या इनलेट पे जो हमारे पंप लगे होंगे उसको यूज करते हुए आप ये फाइंड कर सकते हैं। जब ये फाइंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास वेंटिंग कैपेसिटी जो है, मूवमेंट आउट, यानी जो लिक्विड आउट हो रहा है उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। और इसी तरीके से ब्रीथिंग इन है, यानी जो अंदर आ रहा है वो, उसकी आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेंटिंग कैपेसिटी आ जाएगी। उस वेंटिंग कैपेसिटी से हम एक सिलेक्ट करेंगे वेंट को, नंबर ऑफ वेंट्स रिक्वायर्ड। ये किससे कैलकुलेट हुआ, जो हमने कैलकुलेट की हुई है इन दोनों से, दोनों को ऐड करते हुए, ठीक है। और एक जो फ्लो कैपेसिटी है जो कि हमने एक सिलेक्ट की उसकी डिजाइन है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.23, जो कि 1 से छोटा है तो हम इसको 1 ले लेंगे, अगर 1 से बड़ा आ जाए तो 2 ले लेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम वेंटिंग कैपेसिटी डिफाइन करते हैं और टैंक की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर इन केस इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मैंने कोई गलती कर दी हो, तो वो काइंडली कंसल्ट कर देगा सर तनवीर से, आंसर एहसन से। और वेंटिंग के लिए आप रब्ता कर लीजिएगा प्रोसेस डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ क्या फिनिश होती है, टैंक डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू API 650।